अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद उमर बशीर और मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं सबीन शहबाज, जो सुप्रीम कोर्ट की बीट को कवर करती हैं। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाले फ़ैसलों से अवाम का अदलिया पर से एतबार और एतमाद दोनों उठता जा रहा है। क्या अदलिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर एग्जेक्टिव को सरेंडर कर चुकी है? मेरे साथ सबीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबीन। वालेकुम सलाम उमर। सबीन, क्या ऐसा कहना यह दुरुस्त होगा कि अदलिया मुकम्मल तौर पे एग्जेक्टिव को सरेंडर कर चुकी है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, या अभी भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हैं? बहुत शुक्रिया उमर। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही है। अदलिया के सरेंडर वाली जहाँ तक आपने बात की, बड़ी बेहतरीन बात है और मेरा अपना मानना है, मेरा ज़ाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि 26वीं तरमीम के पास होने की वजह ही ये थी कि अदलिया एग्जेक्टिव के आगे सरेंडर कर चुकी थी। 26वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम पास होने के बाद जो 26वीं तरमीम का बेनिफिशरी है वो इस वक्त हर आला ओहदे पे फायज है। आप अपने चीफ जस्टिस को देख लें, आप अपने आनी बेंच के सरबराह को देख लें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस को देख लें, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी हैं। ये किसी सूरत 26वीं तरमीम के खिलाफ नहीं जा सकते। तो अगर 26वीं तरमीम पर इन्होंने सरेंडर ना करना, 26वीं तरमीम पास ना होती तो शायद सरेंडर हम कहते कि नहीं हुआ, लेकिन जब वो पास हो गई, जाहिर है उसके बेनिफिशरीज आपके पास मौजूद है, तो आप तवक्को नहीं कर सकते कि फिर ये जो है वो मेरिट पर फैसले होंगे। कई फैसले आपके सामने भी मौजूद है। ये मखसूस नशिस्तों वाला फैसला ही आप देख लीजिए, ये फैसला किस तरह से हुआ और उस पर अमल दरामद जो है वो फिर किस तरह से कराया। दूसरी बात आपने की जजेस के हवाले से, तो मेरा मानना है कि वो एक चीज़ है ना कि अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए और अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाओ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक, ये तीन वो जजेस हैं, बशमूल जस्टिस अतहर मिनल्ला, वो भी किसी हद तक इन तीनों के साथ हैं कि अपने हिस्से का जो काम है वो कर रहे हैं, अपने हिस्से की जो शम्मा है वो जला रहे हैं। जुडिशल कमीशन इजलास गुज़िश्ता रोज़ हुआ था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस इजलास से कबल भी सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा था। खत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि 26वीं तरमीम का मैटर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पहले इस मैटर को डिसाइड हो जाने दीजिए और उसके बाद फिर आप ये इजलास तलब कर लीजिएगा। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने जैसे चीफ जस्टिस साहब इग्नोर करते आ रहे हैं, वैसे ही उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मोस्ट सीनियर प्योने जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह के लेटर को इग्नोर किया और इजलास कल हुआ जो कि होना भी था, नॉमिनेशंस भी हुई, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने हिस्से का किरदार अदा किया। उन्होंने आइन के आर्टिकल्स के हवाले दिए अपने खत में, और उस खत में उन्होंने कहा कि इन आर्टिकल्स के मुताबिक मुशावरत ज़रूरी है। तो मेरी मुशावरत है, या किसी से भी अगर आपने मुशावरत करनी है आप कर लीजिए, लेकिन जब तक 26th अमेंडमेंट पास नहीं होती, जब तक 26th अमेंडमेंट का मैटर डिसाइड नहीं हो जाता, ये जो मैटर है सिर्फ चारों चीफ जस्टिस की तैनाती हैं, उस हवाले से इस मैटर को जो है वो पोस्टपोन कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक ये मैटर डिसाइड होता है। पहले ये मैटर डिसाइड हो जाए और उसके बाद फिर आप लोग इजलास रख लीजिएगा। लेकिन वो इजलास कल बुलाया गया। कल इजलास के दौरान भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने बार बार ये ऑब्जेक्शन रेज की। उन्होंने कहा कि जब तक 26th अमेंडमेंट डिसाइड नहीं हो जाती इसको मत कीजिए। दूसरा ऑब्जेक्शन जस्टिस मंसूर अली शाह का ये था कि जजेस सीनियरिटी वाला जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसकी ICA सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो पहला फैसला उस ICA पे हो जाए, उसके बाद फिर ये जो तैनातियां हैं उसके बाद कर ली जाएंगी। लेकिन जो कि आप कह लीजिए कि उनको पढ़ाया गया था कि यही कुछ करना है, जो डिक्टेट किया गया था, होना भी वही कुछ था और वही कुछ हुआ कि कल इजलास भी हुआ। अच्छा, तो एक चीज मेरे ज़हन में सवाल आ रहा है यहाँ पे सबीन, वो ये है कि एक तो ये है ना कि आपने सरेंडर कर दिया कुछ जजेस ने एग्जेक्टिव को, या इस तरह के जैसे प्रेसिडेंट ने सीनियरिटी लिस्ट दी वो मनोन एक्सेप्ट कर लेगी, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में भी जिक्र किया उसका कि वो नहीं हो सकती थी। दूसरा ये है कि जो कोर्ट ऑर्डर हैं उसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दरख्वास्त दी हुई है। उन कोर्ट ऑर्डर्स पे सिग्नेचर किन किन जजेस के हैं? क्या आपको पता लगा है अभी तक कोर्ट ऑर्डर मिल गया हुआ है? वो दो जजेस थे, शायद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और साथ में अकील अब्बासी साहब, उनके दस्तखत हैं उसके ऊपर? देखिए ऊपर कोर्ट ऑफ द ऑर्डर जो है, ये जब फैसला आया था उसके फौरी बाद ये कहा गया था कि जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है वो गायब है, कमरा अदालत नंबर 1 से बाहर ही नहीं आया। अब वो अपने साथ लेकर कौन गया? कोई जज अपने साथ ले गया या अदालती अमले ने छुपा लिया? इस चीज़ का किसी को नहीं पता। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पर बेंच के तमाम जजेस के सिग्नेचर्स मौजूद होते हैं, जो समात में मौजूद होते हैं, या जो अगर फैसला आ रहा है तो फिर फैसले में जितने भी जजेस हैं जिन्होंने फैसला किया होता है, जो बेंच का हिस्सा होते हैं इनिशियली, तमाम जजेस के दस्तखत मौजूद होते हैं। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इस बेंच में, इस केस में पहले ही दिन ये तमाम जो अपीलें हैं ये
खारिज कर दी थी। अब जब वो डिसमिस कर चुके तमाम अपीलें, उन दोनों के दस्तखत मौजूद नहीं थे और सुनने में ये आ रहा है कि जिस दिन ये फैसला आया उस दिन जस्टिस आयशा मलिक मुल्क में थी नहीं, वो मुल्क से बाहर थी। जस्टिस शकील अब्बासी इस्लामाबाद में ही थे, लेकिन किसी हद तक जो मेरे तक इंफॉर्मेशन है कि जस्टिस शकील अब्बासी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं थे। जस्टिस सलाउद्दीन पनवर ने उसी दिन बेंच से जो है माजरत की थी, बेंच से अपने आप को अलहदा किया था, तो उनके दस्तखत भी कंफर्म नहीं है कि हैं या नहीं है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम जस्टिस सलाउद्दीन पनवर को काउंट नहीं भी करते, तब भी 2 जजेस के दस्तखत के बगैर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी हुआ और 2 जजेस के दस्तखत के बगैर इस फैसले पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अमल भी कर लिया। यही इलेक्शन कमीशन है, जब गुज़िश्ता साल फैसला आया था, ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था, तब तो आईनी बेंच वाली सुप्रीम कोर्ट है, जब ओरिजिनल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो यही इलेक्शन कमीशन है जिसने 2 वजाहत सुप्रीम कोर्ट फौरी तौर पे अमल करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त जो है 12 जुलाई 2024 के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 2 वजाहतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल की थी। उस वक्त चीफ जस्टिस थे काजी फरीसा साहब। तो उन्होंने जब वजाहतें फाइल हुई, उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक ने सेपरेट नोट भी लिखा, उन्होंने फिर वेबसाइट पर अपलोड कराया। उस अपलोड होने पर काजी फरीसा साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था और उन्होंने जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी उससे एक दिन पहले काजी फरीसा साहब ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया। फिर उनको सुनने में आ रहा था कि अच्छी खासी क्लास भी उनकी ली कि एक चीज़ है जब वो कोर्ट में सुनी ही नहीं गई तो कैसे आप उसको उस केस का ऑर्डर जो है वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी अदलिया और हमारी जुडिशरी जो है ये अदलिया का हाल है। तो इस मुल्क अदलिया जहाँ तक सरेंडर वाली बात है तो वो डेफिनेटली कर चुकी है 26वीं तरमीम के बाद, लेकिन फैसले जहाँ तक फैसलों की बात रही तो इस फैसले के बाद जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई फैसला है जो जिसकी तवक्को आप आईनी बेंच से ना रखें। अच्छा सबीन, कल जब हम बात कर रहे थे तो शायद एक चीज़ जिस पर हमने बात करनी थी वो ना हो सकी टाइम की किल्लत की वजह से। आज चलें इस पर बात करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुनने में आ रहा है कि 27वीं आईनी तरमीम भी होने जा रही है। तो जो हम तक इतलात मौसूल हो रही हैं कि अभी होने जा रही है, उसके ड्राफ्ट तैयार किए जा रहे हैं या उस पर वर्किंग हो रही है, जिसमें NFC अवार्ड के हवाले से है कुछ। फिर जो मेन चीज़ है, सबसे बड़ी और अहम चीज़ उसमें वो ये है कि आईनी बेंच की जगह पे आईनी अदालत बनी गई। जिस तरह दूसरे ममालिक में आईनी अदालत बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट अलग होगी और फिर एक आईनी अदालत अलग होगी। तो आपके पास क्या इतलात हैं, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? देखिए 27th अमेंडमेंट की कल बात होती रहेगी, लेकिन 27th अमेंडमेंट की तैयारियां इस्लामाबाद में बड़े ढके छुपे अल्फाज में है कि बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं और अदलिया में पार्लियामेंट हाउस में तकरीबन डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ हो रहा है। पार्टीज़ के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, इंटरनल मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो काफ़ी हद तक आप कह लें कि जो तैयारियां हैं मुकम्मल हैं। उम्मीद यही है कि इसी साल में 27th अमेंडमेंट आ जाएगी। अब 27th अमेंडमेंट का अदलिया पर क्या असर है इस पर बात करते हैं। 27th अमेंडमेंट जब ये लेकर आएंगे तो आईनी बेंच और आईनी अदालत, आईनी बेंच जब बना था तो यही एक आया गया था कि आईनी बेंच की जगह एक आईनी अदालत कायम की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी केसेस का इतना बोझ होता है कि आईनी केसेस यहाँ पर नहीं सुने जा सकते। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप एक आईनी अदालत बना लेते हैं, आईनी अदालत अगर बन जाती है तो आपके पास आईनी बेंच में 13 जजेस हैं, उन 13 के 13 जजेस को आप आईनी अदालत में शिफ्ट करेंगे तो उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कितने जजेस बच जाएंगे? बशमूल चीफ जस्टिस आपके पास कुछ जजेस बच जाएंगे और वो भी वो जजेस जो क्रिमिनल केसेस सुन लेंगे। मतलब आपके पास जैसा कि चीफ जस्टिस जयफरी साहब ने कहा कि जस्टिस मियां गुल हसन जो है वो टैक्स मैटर के एक्सपर्टीज हैं, जस्टिस मियां गुल हसन के एक्सपर्टीज जो है वो टैक्स मैटर के हैं, तो इसीलिए उनको यहाँ पर लेकर आया गया। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल सुनते हैं, क्रिमिनल केसेस सुनते हैं। उन्होंने आज तक कोई टैक्स मैटर मैंने जहां तक रिपोर्ट किया है और उन्होंने नहीं सुना आज तक किसी कॉज लिस्ट में टैक्स मैटर में जस्टिस मियां गुल हसन और नजीब साहब का नहीं आया। मेरी इत्तलात के मुताबिक 27th अमेंडमेंट में जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने जा रहा है। जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब आईनी बेंच के सरबराह हैं। इसी साल मैं बताती हूँ, इसी साल जो है दिसंबर में जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब रिटायर हो रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि अगर जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब माने, अभी उनसे बातचीत चल रही है, लेकिन अगर वो मानते हैं तो 27th अमेंडमेंट में जस्टिस समीनुद्दीन खान को एक्सटेंशन शायद दे दी जाए और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस समीनुद्दीन खान ही रहेंगे। लेकिन अगर इसकी एक शर्त यह भी है कि अगर जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब माजरत कर लेते हैं कि मैं रिटायर हूँगा, जाहिर है उनके बच्चे जो हैं वो हो सकता है कि उनको कहें कि अब छोड़ दें, तो जस्टिस समीनुद्दीन खान साहब अगर माजरत कर लेते हैं, एक्सटेंशन नहीं लेते, उस सूरत में जस्टिस मोहम्मद अली मजर या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब आईनी बेंच के सरबराह बनकर आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह को फिर भी आईनी बेंच में शामिल नहीं किया जाएगा। जस्टिस मजर के हवाले से कहा जा रहा है कि इस फैसले के हवाले से भी जो अभी गुजरा है, जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि वो जल्दी चाहते थे, और दूसरा उन्हीं के बारे में आ रहा है कि शायद उन्हीं को बना दिया जाए।
आपके पास क्या इतलात हैं इसमें? देखिए उमर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका कमरा अदालत में जो बोलने का स्टाइल है, वो बिल्कुल चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फिजा वाला है। अच्छा। इस्लामाबाद जजिस सिनर्टी वाले केस में हमने देखा है कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने प्रॉपर वो शुरू के जो 2 से 3 समातें थी उसमें तो बाकायदा उन्होंने डिक्टेट ऐसे करवाया है, जो कोर्ट अमला था उनको ऑर्डर लिखवा रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे लिखवाया कि जैसे चीफ जस्टिस जो है वो ऑर्डर लिखवाते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर काफ़ी हद तक जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो चीज़ें हैं वो काजी फिजा साहब से मिलती है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है, आपको ये बताऊं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो अगर यही हालात रहे और जस्टिस मिजुन खान साहब नहीं मानते तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की दौड़ में भी शामिल हैं। और वो मुमकिन है कि याहिया फरीद साहब के बाद जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है बनाया जाए। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब चीफ जस्टिस बनने की पोजीशन में भी इस वक्त मौजूद हैं और डेफिनेटली अगर वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, अगर वो चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं तो वो आईनी बेंच के सरबराह की दौड़ में पहले शामिल होंगे, क्योंकि वो मेरे मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर इस वक्त बड़े कॉम्पिटेंट जज हैं और आईनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस समीउद्दीन खान से ज़्यादा अगर सीनियरिटी का मसला ना आता तो जस्टिस समीउद्दीन खान साहब की जगह जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होते। तो मेरा ख्याल है कि शायद आईनी बेंच के जो फैसले हैं, जो चीज़ें हैं वो बड़ी डिफरेंट होती। फैसले की आपने बात की तो फैसलों में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की तो मैंने शायद इतना जल्दी उनको नोट नहीं किया, लेकिन दीगर जजेस जिनमें जस्टिस जमाल खमन दुखेल साहब है उनको बहुत जल्दी थी। एक आईनी बेंच के जज है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, मुहर्रम में वो छुट्टियों में चले जाते हैं। अच्छा। तो कहा जाता है कि वो यकम मुहर्रम को ही ये केस कंक्लूड होना था और कहा गया था कि उन्होंने जस्टिस समीउद्दीन खान से रिक्वेस्ट की थी, जस्टिस समीउद्दीन खान और जस्टिस जो है वो जवाहर खान मंदोखेल से कि यकम मुहर्रम है। तो मैं आज तक उन्होंने कभी ऐसा सुना नहीं है, जो जिस कोर्ट से वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फिर ये कहा गया कि आप नहीं सुना लेकिन आज के लिए आज की कुर्बानी दे दें। तो फिर ये अल्फाज थे एक जज के कि आप हमारे लिए आज की ये कुर्बानी जो है वो दे दें। तो खैर वो कुर्बानी उन्होंने दी, वो छुट्टियों पर नहीं गए, लेकिन जैसे ही वो केस खत्म हुआ तो उसी शाम को वो अपने जो इलाका है वहाँ पर निकले। इस वक्त तक वो जज साहब छुट्टी पर हैं और 10 मुहर्रम तक जो जिस हाई कोर्ट से वो आए हैं उस हाई कोर्ट के लोग बताते हैं कि यकम से 10 मुहर्रम तक ये जज साहब आपको अदालत में नजर नहीं आते थे। सही। थैंक यू सबीन, सो नाइस ऑफ यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाजरीन, हमारी भी कुछ इखलाकी जिम्मेदारियाँ हैं। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए कुरान पर हलफ उठा रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए थे और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। अब उन्होंने तो उस हलफ के साथ कुरान मजीद पे हाथ रख के जिस तरह या उसे पकड़ के एक हलफ लिया, उसके साथ तो जो गद्दारी की ही की, लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए था जिन्होंने उसे अपनी जमात में शामिल किया। यहाँ पे तो आपका निज़ाम हो रहा है, अदालतें चल रही हैं, लेकिन एक अदालत अल्लाह की भी है जो मरने के बाद आपने उसमें जाकर जवाब देना है। तो उस अदालत का शायद आपके दिल और जहन में खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन उसका हिसाब ज़रूर होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।